हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए, जिसमें से एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप भी मेरे साथ लिखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका नाम आपने 7th में, 8th में, 9th में कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द मैथमेटिकल इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, टर्म एंड कोफिशिएंट। तो क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये क्या है? ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है? तो मैथमेटिक इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। आप कहेंगे सर आपने तो 3-4 नाम और लिख दिए, इसका भी मतलब समझा दीजिए। तो क्या होता है इन सब का मतलब? वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म एंड कोफिशिएंट। तो ये समझने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, और वो एक्सप्रेशन है 25x² प्लस 60xy प्लस 36y²। ये इक्वेशन आप दिख रहे हैं, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसे हमने इसका नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस इक्वेशन से हम समझेंगे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म एंड कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन के अंदर आपको x², x, y, y² दिख रहे हैं। ये जो x, x², x, y जो दिख रहे हैं वही हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। क्या हैं? वेरिएबल्स। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, x, y, a, b, c, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? वो होते हैं वेरिएबल्स। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। लाइक a, b, x, y, z एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सेकंड क्या है? कॉन्स्टेंट, जिसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये x, y, y² अगर वेरिएबल हैं तो कॉन्स्टेंट क्या होंगे? ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 25, 60, 36, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। तो हम लिखेंगे ऑल नंबर्स जो होते हैं किसके अंदर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑल नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे कि 25, जैसे कि 60, जैसे कि 36 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या है? मैंने लिखा था टर्म्स या टर्म। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 25x², उसके बाद मैंने क्या लगाया? प्लस। तो ये जो पूरा 25x² है वो हमारा क्या है? एक टर्म है। फिर यहाँ पर लिखा मैंने 60xy, ये हमारी सेकंड टर्म है। 36y², ये हमारी थर्ड टर्म है। तो टर्म को हम क्या लिखेंगे? कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या समझ में आया? ये 25 क्या है? कांस्टेंट है, और x² क्या है? वेरिएबल है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है? टर्म। तो ये जो सामने लिखी हुई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2 एंड 3। और लास्ट वन इज कोफिशिएंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 1 मार्क्स में हमेशा ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्या होते हैं कोफिशिएंट्स? क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो पहले इसकी हल्की सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इन ईच टर्म। कांस्टेंट इन ईच टर्म मतलब किसी भी टर्म के अंदर जो कांस्टेंट होगा 25, 60, 36, ये क्या होंगे? कोफिशिएंट। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो पहले इनको कहा है कांस्टेंट कहा है, और अब आप किसको कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो कोफिशिएंट किसका है? x² का। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 25। कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है? 60। कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है? 36। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम आते हैं चैप्टर पे जिसका नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल।
क्या नाम है चैप्टर नेम? पॉलिनोमियल। समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम इसका करेंगे संधि विच्छेद। आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, पॉली प्लस मैंने इसको कर दिया नोमियल, दोनों का मतलब बताते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बहुत सारी टर्म्स, मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलिनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 3 टर्म्स हो, मोर देन क्या हो? 3 टर्म्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन समझा देता हूँ, क्या होती है इसकी डेफिनेशन? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। ये जो लाइन कही है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? कि एक्सपोनेंट, क्या कहा मैंने अभी? एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। आप एक्स स्क्वायर की पावर क्या होती है? 2 होती है। एक्स वाई की पावर यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी क्या है? 1 है। 36 वाई स्क्वायर, तो उसकी पावर क्या है? तो वाई स्क्वायर की पावर 2 है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि वाई की पावर लिख दी 1/2, तो 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब अगर उसकी पावर आपने 1/2 लिखी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्म। कभी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो आपने ये हमेशा जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट में लिखी होती है, लेकिन हम कभी ध्यान से इसको पढ़ते नहीं हैं। तो मैं बताता हूँ क्या होती है। an x टू द पावर ऑफ n प्लस an-1 x टू द पावर ऑफ n-1 प्लस an-2 x टू द पावर ऑफ n-2 प्लस डैश 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 प्लस a1x प्लस a0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमें वेयर a0 a1 a2 डैश 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 an, ये जो होंगे ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड कोफिशिएंट, एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो आप सबको समझ में आ गया a0 a1 a2 an सब क्या होते हैं, ठीक है। अब लेते हैं एग्जाम्पल कि वास्तव में पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है इसके अंदर? पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो 1 2 3 4, ये कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स हो गई। यहाँ पर वेरिएबल कौन से हैं? x³ x², x, ये सब क्या है? वेरिएबल हैं। कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? 3 है। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है। और इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको लग रहा होगा इसके जितने भी वेरिएबल हैं और इन सबकी पावर क्या है? होल नंबर। इसका मतलब ये क्या है? इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ पॉलिनोमियल। लेकिन आपके सामने मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, और वो एग्जांपल क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर 2x प्लस 3√x प्लस 30। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ √x, और आप सभी को पता है √x का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट जो x होता है, अंडर रूट x को हम और भी क्या लिख सकते हैं?
x टू दी पावर 1/2 लिखते हैं, आपको पता होगा, मतलब इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई, हाफ मतलब 1/2 हो गई। अगर इसकी पावर हाफ है तो क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये होल नंबर नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज exponent on x is not whole number, is not whole number। तो अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, डिग्री। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो पहले तो इसकी लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट exponent, the highest exponent on the variable in polynomial, किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसका क्या कहलाएगा, डिग्री। डेफिनेशन से इतना समझ में नहीं आएगा, अब लेते हैं इसका एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में लेता हूँ कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, लाइक एग्जांपल x³ + 2x² + 3। बताइए इसकी डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 2x² + 3। तो इसकी जो डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 2, मतलब कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या हो गई हमारी, 3। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाती है, वो डिग्री कहलाती है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे टाइप्स। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, सारे एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्या है, टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल। एक होता है टर्म्स बेस्ड पॉलिनोमियल। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, तो टर्म्स बेस्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पर इसको अपन एक टेबल से समझेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम। किसके नेम लिखेंगे हम, यहाँ पर पॉलिनोमियल के नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म्स। क्या लिखेंगे, टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और साथ में मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि वो दिखता कैसा या होता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म है, क्या है, एक ही टर्म है। अब एक ही टर्म मतलब क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में ओनली 2x, या मैं क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह, या मैंने लिख दिया 30xy, है ना। तो ये सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम इसको, मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। ये हो गया हमारा पहला टाइप हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, मोनोमियल। अगर किसी के अंदर दो टर्म हो, कितनी टर्म हो, 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स में एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, इसको ही मैं ले लेता हूँ, 2x + 30xy, दोनों को मैंने ऐड कर लिया, हो गई दोनों टर्म। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम, बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। और C जिसके अंदर क्या हो, 3 टर्म्स हो, तो इसी को ले लूँ मैं, 2x + 30xy, और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ 3y। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई, 1 2 और 3। जब 3 टर्म हो गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल।
पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और मोर देन 3 टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे, मैंने पहले ही कहा है पॉलिनोमियल। या लिख लेता हूँ मैं अलग से, मोर देन 3 टर्म्स हो, मोर देन 3 टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप। क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है डिग्री बेस्ड। क्या नाम है इसका, डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, मतलब जैसी जैसी डिग्री वैसा वैसा पॉलिनोमियल। तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं नेम, लिख देते हैं नेम, मतलब किसका नेम, पॉलिनोमियल नेम हो गया। यहाँ लिखेंगे हम बीच में क्या लिख देते हैं, डिग्री लिख लेते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे साथ में एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा किसी की डिग्री 1 हो, किसी की डिग्री क्या हो, 1 हो। अब किसी की डिग्री 1 हो तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2x + 1, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमको एक ही दिख रहा है x, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1 हो गई। और जब डिग्री 1 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल का नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड ले लेते हैं बी पार्ट, बी ले लेते हैं सेकेंड टाइप इसका। तो अब डिग्री हो गई 2, अब हो गई डिग्री 2। तो आपने ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है, अभी अभी मैंने पहले लिखी थी, क्या लिखी थी, 25x² + 10x + 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको पहली बात तो यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 2 हो गई। और जब इसकी डिग्री 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं सी, जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो, मतलब डिग्री कितनी हो, 3 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। तो लेते हैं एग्जांपल, मैंने लिया 2x² + x³ + 3x और प्लस लिया 1। मैंने क्या किया कि x³ को लिख दिया बीच में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, फिर यहाँ पर x लिखा है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब डिग्री 3 है तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक लास्ट में बता देता हूँ डी, अगर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल या एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं या एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें वेरिएबल ही नहीं हो, लाइक मैंने ले लिया 10। अब इस 10 के अंदर तो वेरिएबल तो है ही नहीं, तो डिग्री कहाँ से मिलेगी, और डिग्री नहीं होगी तो डिग्री नहीं होगी तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 के पास वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम 10 के पास में हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, और 1 × 10 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ x की पावर कितना है, 0, मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 0, और डिग्री 0 है तो इसका नाम हमने क्या रखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब वो जीरो वाला जीरो नहीं है, जीरोस का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसे हम वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इक्वेशन एक्स से बनी होती है। अ रियल नंबर के, हमने एक रियल नंबर लिया, क्या रियल नंबर लिया, के इज said to be a zero of the polynomial और यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखा है, p ऑफ x, क्या लिखते हैं, p ऑफ x, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हैं उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो कौन सा यूज़ किया गया है, x। इफ अब इसको वापस समझते हैं, और रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक रियल नंबर है k,
क्या इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है? मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर कोई रियल नंबर के पुट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। इफ़, वही जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, पी के इज इक्वल टू जीरो। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर कोई रियल नंबर k पुट कर दिया जाए और उस पूरी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो अब उसे क्या कहेंगे? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझेंगे थोड़ा इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ px। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px, ठीक है, वो क्या इक्वेशन ले ली? एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस का 2। क्या लिया? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रियल नंबर k लेंगे। क्या लेंगे? हम एक रियल नंबर k लेंगे और उस रियल नंबर k को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो समझ जाना है कि वो क्या है? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेता हूँ मैं k। रियल नंबर क्या लिया मैंने? रियल नंबर जो k मैंने एज्यूम किया था वो ले लिया, इसकी जगह पर हम पुट करेंगे। तो रियल नंबर क्या ले लिया मैंने? सपोज ले लिया 1। और ये 1 क्या है? 1 जो हमारा है वो क्या है? x की जगह हम क्या पुट करने वाले? 1 पुट करने वाले। रियल नंबर k हमने क्या लिया? 1 लिया, और हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 1। तो x इज इक्वल टू 1 लिख लिया हमने। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो p1, फिर x क्यूब तो 1 क्यूब, 3 इंटू 1 और प्लस का कितना हो गया? 2। 1 का क्यूब आप सबको पता है 1, माइनस 3 इंटू 1 3 और प्लस 2। पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लो तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। और ये नेगेटिव नंबर कितना है? माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। मतलब हमारा जो रियल नंबर k क्या था? 1 था। तो x की जगह हमने क्या पुट किया? 1 पुट किया। जैसे ही हमने 1 पुट किया तो पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल था वो क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर। ये क्या है? देयरफॉर का साइन है। देयरफॉर 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। क्या समझा आप इससे? कि अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लेते हैं हेडिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपका जो 2.1 है उस 2 पॉइंट में सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर दिए गए हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। मैं इसको ना पहले तो एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे भी कट कर सकता है और वाई एक्सिस पे भी कट कर सकता है। चलिए हम ग्राफ से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल are the points where its graph cuts the x-axis। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x-axis हो, यहाँ पर y-axis भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी क्या लिया है? x-axis लिया है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर 3 अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने बना लिए डायग्राम्स। तो सबसे पहले मैंने एक्सिस बना दी, ये होता है y एक्सिस, ये क्या होता है? हमारा x एक्सिस होता है। इसको मैंने लिख दिया x, इसको मैंने लिख दिया y। अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन देखिए, ये लाइन x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? तो आप देखेंगे सर एक यहीं पर कट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ
ज़ीरोज़ हैं वो कितने हो गए, 1 हो गए। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 1 हो गए। एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x और ये क्या हो गया y। और अब यहाँ पर मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पर x एक्सिस पर ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये जो ड्रॉ किया गया वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। ये जो लाइन यहाँ मैंने बनाई है, ये जो मैंने इक्वेशन, ये जो ग्राफ बनाया है, ये सब पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल के ग्राफ है। पॉलिनोमियल क्या है, px, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। तो ये जो ग्राफ आपके सामने मैंने जो बनाया है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यही पॉलिनोमियल की x की जगह y लिखा होता, इसी पॉलिनोमियल में x की जगह क्या लिखा होता, p ऑफ y लिखा होता, तो हमें ये x एक्सिस पर ना देखकर हमें y एक्सिस पर चेक करना पड़ता कि कितने पॉइंट्स पर वो कट कर रहा है। तो हमें देखना है कि जो इक्वेशन है वो x की टर्मों में है, x में है या y में है, उसमें वेरिएबल x यूज़ किया गया है या y यूज़ किया गया है। इसको देखते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज़ 1 दे रखा है या नंबर ऑफ जीरोज़ 2 दे रखा है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, ये एक फिल इन द ब्लैंक से एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हैज़, एक लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोज़ होते हैं। तो आपको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो इसके अंदर जीरोज़ भी कितने होंगे, 1 0 होंगे। कितने जीरो होंगे, 1 0। बी लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो इसके अंदर हमें कितने जीरोज़ मिलेंगे, तो एट मोस्ट 2 जीरोज़। बहुत बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं और हम समझते हैं ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोज़ होते हैं, तो 1 जीरोज़ होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने होते हैं, 2 जीरोज़ होते हैं। और रही बात क्यूबिक की, तो जैसे मैं यहाँ पे क्यूबिक लिख रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट बताइए 3 जीरोज़, एट मोस्ट 3 जीरोज़। तो अब 2 कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फैक्टोराइजेशन। क्या है, फैक्टोराइजेशन। आप कहेंगे सर ये तो अभी भी सुन कर आए हैं, हाँ वही फैक्टोराइजेशन मेथड है, फैक्टोराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सारी चीज़ें हम कौन सी पॉलिनोमियल से करेंगे, तो वो हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसके अंदर हम कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने लिया एक पॉलिनोमियल लिया px, एक पॉलिनोमियल क्या लिया हमने, px लिया। और वो हमने क्या लिया, सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पर 2x² माइनस 5x और प्लस लिया मैंने 3। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x प्लस 3। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हमेशा ये चेक करना है कि क्या x² का कोई कोफिशिएंट है, तो हाँ कितना कोफिशिएंट है, 2 दे रखा है। x² का कोफिशिएंट कितना है, 2। तो उस 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 3 से करेंगे। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। और फिर देखिए बीच में सेंटर में x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, ठीक है, इक्वल टू। अब तक हमने क्या समझा ये कि सबसे पहले देखेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल हैं उस गिवन पॉलिनोमियल के अंदर x² का कोफिशिएंट दे रखा है तो कुछ ना कुछ होगा, 2 3 नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो कुछ दे रखा है तो अभी क्या है 2, उस 2 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया, 3 से। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। और बीच में x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 5।
अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं 6 और 5 के अंदर हमें एक दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए, 5। तो ये बड़ा सिंपल है, हम सबको पता है 3 × 2, 3 2 जा कितना होता है 6, और 3 + 2 कितना होता है 5। अब जहाँ पर 6 आपको दिख रहा है वहाँ ये पुट कर दो, जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ ये पुट कर दो। आपको अगर सर 6 तो नहीं दिख रहा है तो मत पुट कीजिए। तो 2x² - 5 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 + 2 × x, और प्लस यहाँ मैंने लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे क्या करेंगे, 2x² का 2x² एज इट इज़। यहाँ देखिए माइनस बैठा हुआ ब्रैकेट के बाहर, आप सबने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा हुआ है तो वो अंदर के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस का 3 हो गया, साथ में हमने पीछे से x का मल्टीप्लाई भी कर लिया, माइनस प्लस ये हो गया माइनस, और 2 × x कितना हो गया 2x, और यहाँ पर हो गया प्लस का 3। अब लेंगे यहाँ पर पेयर्स बना लेते हैं, दो के मैंने पेयर्स बना लिए, एक पेयर ये बना दिए, एक पेयर्स ये बना दिए। यहाँ देखिए आपने 2x² और 3x में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया x, तो यहाँ से बच गया 2x, और यहाँ से बचा -3। अभी आपको बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि माइनस कॉमन ले कि प्लस कॉमन ले कि क्या कॉमन ले, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख दीजिए, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस लिख दीजिए। ये तब करना है जब मैं जिस मेथड से बताऊँ उस मेथड से करेंगे तब। यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख दीजिए, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन लेंगे 1। 2x + 3 में और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने क्या लिख दिया 1, और बिना कुछ सोचे समझे ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा वही वही लिख लीजिए। अब ये मत सोचना सर यहाँ तो प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो इसे भी मैं समझा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि माइनस से बच के रहना है तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में जो था वही का वही एज इट इज लिख दो। और समझना है कि सर ये माइनस आया कैसे, तो समझने के लिए हमने क्या किया है कि -2x और +3 के अंदर हमने माइनस कॉमन लिया है, और साथ में 1 कॉमन लिया, कुछ नहीं आ रहा था तो हमने -1 कॉमन लिया, तो जो 2x के पास माइनस था वो बाहर निकल गया तो प्लस का 2x हो गया, और +3 के अंदर से माइनस निकाला तो क्या बच गया, माइनस बच गया। अब कहेंगे सर प्लस के अंदर माइनस भी होता है, तो समझने के लिए मान लो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, एक के ऊपर एक रखा तो प्लस बन गया, ऊपर वाला माइनस बाहर निकल गया तो अंदर वाला ये वाला बच गया। समझ में आ गया, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो अब बचा क्या x - 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया। हमने जब जीरोज निकालना हो किसी पॉलिनोमियल के अंदर, क्या निकालना हो, जीरोज निकालना हो, क्या निकालना हो, जीरोज फाइंड करना हो, तब हम इस होल इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। फिर से बोल रहा हूँ, जब हमें जीरोज फाइंड करने हो तो इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। अब 0 के इक्वल रखने पर क्या हो गया, 2x - 3 = भी 0 हो गया, और x - 1 = भी कितना हो गया, 0 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, -3 को बाई TP किया तो 2x = कितना हो गया 3, x = हो गया 3/2, और यहाँ पर तो सिंपल सा दिख रहा है x = कितना हो गया 1, -1 को बाई TP किया तो किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो ये होता है पूरा मेथड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, वैल्यू ऑफ x फाइंड करने का, जीरोस फाइंड करने का, ये मेथड है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और है जो इसी के अंदर पूछा जा सकता है, या तो इसके साथ पूछा जा सकता है या सेपरेटली अलग से भी पूछा जा सकता है। वो क्या है, वो है रिलेशनशिप, वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, zeros and coefficients। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, और इसका नाम दूसरा नाम क्या हो सकता है, रूट्स। क्या हो सकता है, रूट्स। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या लिया है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c
ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको अच्छे से याद कर ले। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू ऑफ x मिलेगा, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, मतलब 2 वैल्यू मिलेगी। मैंने लिखवाया था पहले, क्या लिखवाया था, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। वो 2 जीरोज कहाँ से आ रहे हैं, इस पावर 2 से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 जीरोज हमको मिलने वाले हैं जैसे इस टाइप के, तो उसको हमने एक को अल्फा ले लिया और दूसरे को हमने क्या ले लिया, बीटा। अब इस इक्वेशन को देखकर आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो अब यहाँ पर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज काम किसके साथ, हम जीरोस का हमको किसके साथ रिलेशन बनाना है, कोफिशिएंट के साथ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ लिखेंगे हम कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये याद रहे या ना रहे, ये नीचे जो अब मैं लिखने वाला हूँ वो याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैंने दोनों जीरोज को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, फिर मैंने लिख दिया माइनस, और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b, कितना है, b, और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a, तो कितना हो गया, a। कुछ याद रहे नहीं रहे, ये हमको याद रहना ही चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरो निकाला, तो आगे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ऊपर आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, और ओपन में क्या आएगा, ओपन में आएगा वही जो हमने पहले लिखा था, क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म कितनी है, ये दिख रही है आपको c, ऐसा ही मान लो, c मीन्स कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट c ओपन कोफिशिएंट ऑफ x² फिर से कितना हो गया, a। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें समझ में आई। क्या समझ में आई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो c/a होता है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमको यहाँ पर एक और लेना पड़ा गामा। क्यों लेना पड़ा गामा, समझाते हैं आगे। अल्फा बीटा एंड गामा आर दी रूट्स, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोज। मैंने लिखवाया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो अल्फा बीटा हमको पहले से पता थे, तो हमने साथ में क्या ले लिया, एक दूसरा क्या ले लिया, गामा। और अब इन तीनों के बीच का रिलेशन हम किसके साथ बनाएंगे, ए बी सी और डी के साथ। जीरोज का रिलेशन किससे बनाएंगे, कोफिशिएंट के साथ बनाएंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, तो -b/a के इक्वल होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, तो वो होता है c/a के इक्वल होता है। और लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है वो किसके इक्वल होता है, तो -d/a के इक्वल होता है। तो हमको पता होना चाहिए, कभी कभार छोटा सा फॉर्मूला के पूछ लिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर किसके इक्वल होता है, तो -b/a के इक्वल होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, -d/a के इक्वल होता है। तो हमने अभी 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और एक पढ़ा हमने रिलेशन कैसे बनाते हैं
और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। एक मैंने कहा था कि एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ते हैं और इसको हम एक क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे क्या समझ में आया आपको कि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था और हम जीरोस फाइंड करने थे, लेकिन यहाँ तो मैंने स्टार्ट में ही लिख लिया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है व्हेन इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन। मतलब क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया है। पहले क्या था, अल्फा बीटा फाइंड करने होते थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन होता था। यहाँ पर अल्फा बीटा हमको गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले को याद कर ले, क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है जो हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन होंगे, बस उनको यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दे देता है और पूछता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, वही फॉर्मूला है, फॉर्म चेंज किया है। एक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2। क्या क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना दे रखा है, -3 and 2 दे रखा है। तो अभी मैंने बताया था, सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर ये नहीं लिखना है तो ये लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम एंड प्रोडक्ट, मतलब पहले वाला सम है तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। एक्स का हमने क्या लिख दिया, एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस कितना हो गया 2।